हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से हमने डील किया था। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली में जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने पावर को शेयर किया है एक तीसरा गवर्नमेंट बना के, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो शहरों में होता है, जिसको हम लोग नगर निगम के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है। उसके बाद मैं सेकेंड वाले में आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। फिर उसके बाद में इसके रीजंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, फिर इसके फीचर्स क्या है, और लास्ट में अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट को मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हूं। और लास्ट में हम इसके देखेंगे कुछ डिफिकल्टीज, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसके हम मीनिंग को देख लेते हैं। तो यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन और व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। एक मार्क्स में बहुत आसानी से आपको एक मार्क्स मिल जाएगा इसमें, है ना। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच में पावर को शेयर किया हुआ है, उसी तरीके से हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। और इसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसको हमने अचीव किया था 1992 में। याद रखिएगा, ईयर 1992 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया अर्बन और रूरल लेवल पर, है ना। तो इसी को हम और आगे समझते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि समय के साथ में हमारे देश का पॉपुलेशन तेजी के साथ में बढ़ रहा था, और उसका एरिया ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा था दोस्तों। हमारे देश का एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है, और हमारे देश का पॉपुलेशन भी साल दर साल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इतने ज्यादा बड़े एरिया को और इतने ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और लेवल की गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, जिसको हमने नाम दिया है लोकल लेवल का गवर्नमेंट, है ना। तो यहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है हमारे नोट्स में, हमारे एनसीईआरटी के बुक में, कि जो हमारा देश है उसके जो स्टेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि यूरोप के कई देश से बड़ा हमारा हमारा देश का स्टेट्स हो जाता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे देश के उत्तर प्रदेश स्टेट का, तो हमारे देश के उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि वो रशिया के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और हमारा जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी की से इतना बड़ा है दोस्तों। और हमारे स्टेट्स में जो इंटरनल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो अलग आपको ट्रेडिशन और कल्चर मिलेगा, आप गुजरात में जाएंगे तो अलग ट्रेडिशन और कल्चर मिलेगा। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने बड़े पॉपुलेशन और इतना बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट की जरूरत यहां पर पड़ती है ना। यहां पर बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, मैनी ऑफ दी स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, है ना। तो इन्हीं चीजों की वजह से हमको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इंडिया इज हैविंग वेरी बिग पॉपुलेशन, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, एज वेल एज एरिया इज ऑल्सो वेरी बिग। और इसके अलावा जो हमारा इंटरनल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, है ना। तो इसी को हमने कहा रैशनल। क्या कहा दोस्तों? रैशनल। ये रैशनल मतलब होता है लॉजिकल रीजंस। तो ये हैं सभी लॉजिकल रीजंस, ओके। तो इस तरीके से हमने ये वाला स्लाइड बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमने दो जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हमने डील किया। पहला जो क्वेश्चन था कि डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा जो रीजन था व्हाट आर द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसके बाद हम तीसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो रीजंस वाला जो पॉइंट है उसको यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहला यहां पर रीजन है दोस्तों कि इंडिया जो है उसमें काफी सारे इश्यूज, काफी सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको आप लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट लोकल लेवल पर बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आप वी हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको आप स्टेट लेवल पर बैठे बैठे नहीं देख सकते, नेशनल लेवल पर बैठे बैठे नहीं देख सकते, उसको आपको ग्राउंड लेवल पर देखना पड़ेगा। तो साफ सफाई का जो कार्यक्रम है, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, जो मेंटेनेंस है, उसको नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत बहुत अच्छे तरीके से करता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए लोकल लेवल पर काफी सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको हैंडल सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेशन, दे हैव ऑल्सो बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लोकल लोग होते हैं उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से पता होता है, और जो भी उनको रिसोर्सेज मिलता है, जो भी उनको पैसा मिलता है, जो भी उनको टैक्स मिलता है, उसको वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्षद है, उसको जो फंड मिलता है, अगर उसके एरिया में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर स्कूल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पैसे को वो सभी चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए खर्च करेगा जो उस लोकेशन में मिसिंग है। आई होप ये आप समझ पा रहे हैं कि लोकल लोगों को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने प्रॉब्लम के बारे में बेहतर जानकारी होती है, जिससे कि वो जो पैसा है, रिसोर्सेज है, उसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हम यहां पर लोकल गवर्नमेंट है उसमें हम लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का भी मौका देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डायरेक्टली पार्टिसिपेशन, है ना। तो यहां एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं आपको लोकल गवर्नमेंट विलेज वाला, जिसको हम लोग पंचायती राज कहते हैं, उसको जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में 18 साल या 18 साल से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है, वो सब सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और ग्राम सभा हमेशा रेगुलरली मीटिंग्स भी कंडक्ट कराती है जिसमें वो लोकल इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो गांव है उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने का मौका दे रहा है लोकल गवर्नमेंट, जो अपने आप में डेमोक्रेसी को इनहेंस करता है, डेमोक्रेसी की वैल्यू को बढ़ाता है दोस्तों, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर से यहां पर आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये डेफिनेटली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको भी इनहेंस करता है दोस्तों। हमारे गांधी जी ने सपना देखा था कि डेमोक्रेसी का असली मतलब होता है कि जो लोग हैं वो डिसीजन ले। तो यहां पर एक्चुअली में जो लोग हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सपना है वो भी पूरा होता है ना। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आप पॉइंट्स में डेफिनेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर आप देखेंगे देर आर अ लार्ज पॉइंट वाला, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसी तरीके से आप देखेंगे ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, और यहां पर ये जो है वो पांचवा पॉइंट, और इसको आप दे सकते हैं छठवां पॉइंट। तो 5 से 6 पॉइंट्स यहां पर बहुत आसानी से इसको आप डिवाइड कर सकते हो दोस्तों, है ना। इसके आगे हम बढ़ते हैं यहां से। तो 3 क्वेश्चन हमने यहां पर बहुत अच्छे से देख लिया है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। अब यहां पर हम आगे चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन है फीचर्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन और फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज का कॉन्सेप्ट हमारे देश में पहले से भी था, लेकिन पहले उस पर्टिकुलर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था, वहां पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, और भी कई सारे पर्टिकुलर लूप होल्स थे। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पहले क्या होता था, 1992 के पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय लोकल गवर्नमेंट के पास अपना रिसोर्सेज नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, इलेक्शंस भी नहीं होते थे, इस वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं था दोस्तों। लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप दिया जाता है 1992 में। 1992 में हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है दोस्तों, है ना। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 से 6 काफी चीजें इंक्लूड की थी, और इन्हीं को यहां पर फीचर्स के रूप में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला यहां पर है कि अब लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। अब हर 5 साल के बाद में रेगुलर इलेक्शन होता रहेगा, जिससे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल गवर्नमेंट में आ सके। उसके बाद यहां पर जो इलेक्शन हम कंडक्ट कराएंगे उसमें कुछ रिजर्वेशन भी दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व रहेगा महिलाओं के लिए। 1/3 मतलब जो 33% सीट्स होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था, हमारे कभी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में विमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन ये सबसे पहली बार 1992 में विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन ओनली इन लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में विमेन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं। इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे देश में एक नए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया, जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। और उसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन 2 लेवल का होता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इट विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लोकल लेवल गवर्नमेंट, दैट मीन्स अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज रूरल लोकल गवर्नमेंट, बोथ विल बी कंडक्टेड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही इन दोनों लेवल के गवर्नमेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कुछ पावर को, कुछ रेवेन्यूज को, कुछ रिसोर्सेज को किसके साथ शेयर करेगी? लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, ताकि लोकल गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। ओके, उसके बाद दोस्तों हम ये डिफिकल्टीज वाले पार्ट को लास्ट में देखेंगे। इसके पहले यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है? अभी तक हमने समझ लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हमने देख लिया। रीजंस बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन ये भी हमने देख लिया। जो फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, उसके भी फीचर्स को हमने देख लिया। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों डिफिकल्टीज को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग पंचायती राज के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें बेसिकली 3 लेवल होता है। एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल समिति, और तीसरा हम कहते हैं सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल पर होता है उसको हम कहते हैं जिला परिषद, है ना। जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे जो ग्राम पंचायत है, ये तीनों ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में आपने नाम सुना होगा सरपंच, है ना। तो यहां पर सरपंच होते हैं जो कि विलेज हेड होते हैं, है ना। और उसको सपोर्ट करने के लिए पंच भी होते हैं जो सरपंच साहब को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो पंच की संख्या 4-5 के आसपास हो सकती है, लेकिन सरपंच हर गांव का सिर्फ एक ही होता है, जो उस पूरे गांव का सबसे मुखिया होता है, सबसे हेड होता है दोस्तों, है ना। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये इलेक्टेड बॉडी है, जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट जीत कर, वो चुनाव जीत कर जो है वो सरपंच बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत हमने देख लिया। अब यहां पर आप देखेंगे एक और फीचर है, ग्राम पंचायत के थोड़े से नीचे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्राम सभा, है ना। तो ग्राम सभा कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ग्राम सभा एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है। और इस ग्राम सभा में उस पर्टिकुलर गांव के, उस विलेज के सभी 18 या 18 साल से अधिक की उम्र के व्यक्ति जो वोटिंग राइट्स रखते हैं वो इस पर्टिकुलर ग्राम सभा के ऑटोमेटिकली मेंबर होते हैं। और ग्राम सभा का ये रोल होता है कि वो 2 से 3 बार एक साल में मीटिंग कंडक्ट करेगी, जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए कामों का मॉनिटरिंग होगा। और जो एनुअल बजट होता है, जो एक हर साल जो बजट पास होती है, उस बजट को पास कराने में भी ग्राम सभा जो है वो मदद करता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से ग्राम सभा का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और यहां पर ग्राम सभा लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जो पर्टिकुलर गांव से बड़ा होता है ब्लॉक, है ना, तो वो ब्लॉक कई सारे गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट यहां पर करने के लिए हमारे पास में पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल समिति होती है, जो
जो हर एक ब्लॉक होता है, तो कई सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बनाते हैं, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से चुने हुए होते हैं, है ना। अब काफी सारे पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल को मिलाकर एक होता है दोस्तों जिला परिषद, है ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि काफी सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, काफी सारे ब्लॉक या फिर मंडल समिति को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है दोस्तों। और जिला परिषद का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं चेयरपर्सन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चेयरपर्सन, है ना। ये चेयरपर्सन जो है ये यहाँ का क्या होता है? मुखिया होता है, पॉलिटिकल हेड होता है चेयरपर्सन। ओके, आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेयरपर्सन के अलावा एक और भी हेड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, है ना। तो कलेक्टर साहब भी जिला के हेड होते हैं, और ये जो जिला परिषद के जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन है, या फिर आप देखेंगे शहरी इलाकों में मेयर होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन मेयर और जो जिला परिषद के जो हेड हैं चेयरपर्सन, वो एक पॉलिटिकल हेड हैं, लेकिन जो कलेक्टर साहब होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं दोस्तों। उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आई होप इनका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। यहां पर जिला परिषद में चेयरपर्सन के अलावा और भी काफी सारे मेंबर्स होते हैं, और जो लोकल एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, एज वेल एज जो लोकल एमएलए होते हैं, एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इनके मेंबर होते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो अदर ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, जो अपना एक्सपर्ट एडवाइस शेयर करते हैं ताकि काफी मैच्योर डिसीजन, काफी अच्छा पॉलिसी बनाया जा सके। तो आई होप ये रूरल लोकल गवर्नमेंट काफी अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अब दोस्तों हम यहां पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी ऐसा मल्टी लेवल हायरकी होता है, जिसमें हम लोग ग्रास रूट लेवल पर डिस्कस करते हैं नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत से ऊपर होता है नगर पालिका, और नगर पालिका के ऊपर होता है नगर निगम। तो यहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसको हम दोस्तों कहते हैं नगर निगम, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं मेयर। ये कई बार एग्जामिनेशन में भी आ चुका है कि हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो हु इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? मेयर, जिसको हिंदी में कहा जाता है महापौर, है ना। यहां पर दोस्तों दो बॉडी होता है, एक है म्युनिसिपैलिटी और दूसरा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो भी शहरी इलाके में होता है, लेकिन ऐसे इलाकों में जहां का पॉपुलेशन कम होता है, और जो बड़े सिटीज होते हैं जैसे कि मुंबई है ना, और आप देखेंगे चेन्नई है, तो जो ऐसे पर्टिकुलर बड़े सिटीज होते हैं तो वहां पर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, जो उन बड़े सिटी को मैनेज करता है जहां का पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई होता है ना। सो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से दोस्तों यहां पर क्लियर हुआ होगा। इस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के कई सारे वार्ड होते हैं, जैसे वार्ड 1 है ना, वार्ड 2, वार्ड 3, और हर एक वार्ड का दोस्तों एक पार्षद होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो शहरी इलाकों में पार्षद होता है वही पार्षद गांव में कहलाता है दोस्तों सरपंच। तो सरपंच और पार्षद का जो पोस्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि सरपंच गांव में काम करता है, जबकि पार्षद जो है, जिसको हम लोग वार्ड काउंसलर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो काम करते हैं शहरी इलाकों में। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों उसको हम कहते हैं डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर चलते हैं लास्ट वाले स्लाइड में। तो ये आप देख पाएंगे डिफिकल्टीज। तो बेसिकली यहां पर टोटल हमने 3 डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहला डिफिकल्टी ये है कि ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो जो ग्राम सभा जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया था, ये जो ग्राम सभा जो होता है, जो विलेज में काम करता है, वो अपने मीटिंग्स रेगुलरली कंडक्ट नहीं करता। भाई आप ही डिसाइड करो, अगर मीटिंग से रेगुलरली कंडक्ट नहीं होगा तो लोकल इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं हो पाएगा, जो मॉनिटरिंग है ग्राम पंचायत के ऊपर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो बजट है वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये डेफिनेटली सीरियस प्रॉब्लम है। ग्राम सभा का जो मीटिंग है वो रेगुलरली होना चाहिए 110%, है ना। सेकंड, यहां पर आप देखेंगे मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट जो पावर्स है उसको अपने पास ही रखा है, उसको लोकल गवर्नमेंट को शेयर नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट के पास में एडिक्वेट रिसोर्सेस, एडिक्वेट पावर जो है वो नहीं आ पाता, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट ने लोगों को एम्पावर तो किया है, उनको डायरेक्ट
पार्टिसिपेशन करने का मौका तो दिया है, लेकिन अभी भी जो सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उससे हम काफी दूर हैं। उसको अगर वाकई में हमको अचीव करना है तो इन जो डिफिकल्टीज है, ये जो चैलेंजेस हैं, इसको दोस्तों हमको दूर करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर से नेक्स्ट है, यहां जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे अपना कुछ काफी इंटरेस्टिंग बात रख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहां सबसे पहले इन भाई साहब के पास चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सो वी आर लाइक अ 3-tier कोच इन अ ट्रेन, आई ऑलवेज प्रिफर द लोअर बर्थ। तो इनका भी कहना बहुत सही है कि अब हम लोग जो है वो 3 टियर मतलब लेवल होता है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास में है। जैसे ट्रेन में आप देखेंगे अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ होता है, उसी तरीके से हमारे देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। और ये किसको प्रीफर कर रहे हैं? लोअर बर्थ को प्रीफर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो लोअर बर्थ होता है या फिर लोकल गवर्नमेंट होता है वो इजी टू एक्सेस होता है। आप बहुत ही आसानी से सरपंच से या फिर पार्षद से जाके बात कर सकते हैं, वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से इनका कहना बिल्कुल सही है। ओके, अब उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है प्राइम मिनिस्टर रन्स दी कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स दी स्टेट, लॉजिकली देन दी चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डज द डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और कलेक्टर एडमिनिस्टर द डिस्ट्रिक्ट। तो इनका कहना यह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को रन करते हैं, चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट को रन करते हैं, तो जो जिला परिषद का चेयरपर्सन है उसको पूरे जिले को रन करना चाहिए। तो हम कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों रखते हैं? तो यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। जो चेयरपर्सन होता है या फिर मेयर होता है वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं दोस्तों। जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का पावर है, उनको हमने एग्जीक्यूटिव्स को दिया हुआ है। तो इसीलिए वो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना। तो आई होप ये वाला भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर नेक्स्ट है एक काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी दिया हुआ है ब्राजील का। ब्राजील का एक शहर है जिसको हम बोलते हैं पोर्टो एलेग्रे। तो यहां पर जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो लगभग 13 लाख का पॉपुलेशन है इस सिटी का, और ये सिटी काफी सारे वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी को क्यों यहां पर रखा गया है, तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। वो रीजन ये है कि यहां पर आप देखेंगे तो एक काफी यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है। यहां पर हर वार्ड में जितने भी मेंबर्स रहते हैं उस वार्ड के, वो सभी के सभी जाके वहां पर पार्टिसिपेशन करते हैं, और रेगुलरली वहां पर मीटिंग होते रहती है। कुछ मीटिंग जो है वो वार्ड लेवल पर होती है, उस एरिया लेवल पे होती है, और कुछ मीटिंग्स जो है वो पूरे सिटी के लेवल पे होती है दोस्तों, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग्स हैं, इसमें जो भी वो बातचीत करते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, उनसे जो भी रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को वो एक ड्राफ्ट के रूप में बनाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने लोकल बॉडी, लोकल जो वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास में एज अ सजेशन के रूप में। फिर उस सजेशन के ऊपर में एक क्रॉन्केट डिसीजन लिया जाता है, लॉ बनाया जाता है उस पर्टिकुलर लोकल बॉडी के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों काफी खूबसूरत मॉडल है ये ब्राजील का, आप भी इसको बिल्कुल पढ़िएगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे देश के भी केरला और बाकी कुछ रीजन्स में हो रहा है। सो दिस इज वंडरफुल इनिशिएटिव दैट आवर कंट्री मस्ट ऑल्सो टेक इट सीरियसली, और इसको बाकी दो हमारे देश के हिस्से हैं उसमें इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहां पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जो इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 5 में। उसमें हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करेंगे, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। देखिए, दो तरीके के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप और एक है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया कंप्लीटली ब्लैंक होता है दोस्तों, जबकि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में सिटीज और जो स्टेट्स हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्री उसमें बना रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये है आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें एक बार और। एक है दोस्तों मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो यहां पर आप देखेंगे ये रहा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, है ना। और मणिपुर, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों यहां पर है आपका, ये है सिक्किम, है ना। और गोवा आपका यहां है, छोटा सा है दोस्तों, आप गोवा देख सकते हैं। और ये आप जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, चूंकि आप हमारे देश में 28 स्टेट्स होते हैं, आपको पूरे 28 स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या है वहाँ का कैपिटल, कौन से स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूरा जानकारी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होता है उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है दोस्तों ये आसाम है, ये अरुणाचल प्रदेश है,
है ना। यहाँ पर से आप जाएंगे तो ये आपको दोस्तों आपको नागालैंड मिल जाएगा। नागालैंड के बाद में ये है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर यहाँ पर है हमारा मणिपुर। मणिपुर से जैसे ही नीचे आएंगे आपको मिलेगा मिजोरम। ये है दोस्तों मिजोरम और ये है आपका त्रिपुरा। ये आप देखेंगे ये है त्रिपुरा और ये है दोस्तों मेघालय, है ना, मेघालय। ओके, तो इस तरीके से तो हमारा मणिपुर कहाँ पर है, तो मणिपुर दोस्तों ये है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये है दोस्तों हमारा मणिपुर। ओके, तो ये जो 7 सिस्टर है, 7 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इसका भी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के अलावा 3 और हमको आइडेंटिफाई करना है फेडरल कंट्रीज। तो देख लेते हैं उसको। ये है दोस्तों हमारे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। तो ये तो हमारा कंट्री तो है ही फेडरल कंट्री। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों रशिया भी जो है एक फेडरल कंट्री है। इसके अलावा जो यूएसए भी है ये भी एक फेडरल कंट्री है। कनाडा है ये भी एक फेडरल कंट्री है। मैक्सिको है ये भी एक फेडरल कंट्री है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो पाकिस्तान है दोस्तों ये भी एक फेडरल कंट्री है। ओके, ऑस्ट्रेलिया भी एक फेडरल कंट्री है ना। तो इस तरीके से जो बड़े देश हैं एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज वो डेफिनेटली यहाँ पर फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन आपको बड़ा दिखाई देगा जो कि चाइना है। चाइना एक काफी बड़ा देश है लेकिन वो फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं करता। वहां पर यूनिटरी सिस्टम चलता है। एक ही गवर्नमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश को मैनेज करती है चाइना को और वही हर बार जीतती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो वही जीतते रहेगी हमेशा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and on one feature that is similar different from that of Belgium। तो जो बेल्जियम से हमको कंपेयर करना है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को और एक चीज जो सिमिलर है और एक चीज जो डिफरेंट है वो बताना है ना। तो एक चीज सिमिलर क्या हो सकता है, एक चीज सिमिलर ये है कि वहां भी फेडरल है, वहां भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना। एक डिफरेंट चीज क्या हो सकता है कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अगर आपको याद होगा बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, भारत में किसी भी तरीके का कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों। हाँ, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं लेकिन ऐसा डेडिकेटेड कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सिंपल सा है, मल्टी लेवल गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट सिर्फ सिंगल लेवल गवर्नमेंट होता है ना। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बड़े देशों के लिए नॉर्मली लागू होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट छोटे देशों के लिए नॉर्मली लागू होता है। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है भारत, यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है श्रीलंका, आप देख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो जो लोकल गवर्नमेंट 1992 के पहले भी था लेकिन वहां पर रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था, कोई लीगल उनको राइट्स नहीं था, उनके पास कोई अपना रिसोर्सेज नहीं होता था, है ना। अभी 1992 के बाद में रेगुलर इलेक्शन होगा, उनके पास में अपना एक रिसोर्सेज है, अपना एक पावर है। तो इस तरीके से काफी अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रांग हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। Since the United States is a dash type of federation, किस टाइप का फेडरेशन है भैया, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज अ कमिंग टुगेदर टाइप का है। कैसा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर डैश विज विज द फेडरल गवर्नमेंट। विज विज मतलब जैसे कि, है ना। तो यहां पर स्ट्रांग आएगा दोस्तों, क्या आएगा, स्ट्रांग। यहां पर देखेंगे ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रांग, जैसे कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरह वो स्ट्रांग है ना। बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। तो कैसा टाइप ऑफ फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर। Okay, holding together type of federation, and some states have more power than others. In India, the dash government has more powers. तो कौन से गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे here are 3 reactions to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे, देखिए संगीता क्या बोल रही है, the policy of accommodation has strengthened national unity। मतलब कि जो हम अकोमोडेट करते हैं फेडरल पॉलिसी में, तो इससे हमारे देश की नेशनल यूनिटी दोस्तों इंप्रूव हो रही है। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज।
मतलब जिस तरीके से हम लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बना रहे हैं, ये सभी को अपने लैंग्वेज के प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस कर देता है ना। तो इससे थोड़ा सा एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है कि सभी अपने अपने लैंग्वेज के बारे में, अपने अपने लैंग्वेज के बारे में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज है कि आपको जिस भाषा में जैसे जिस भाषा में बात करना है आप उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये उतना सही नहीं है दोस्तों अरमान का जो स्टेटमेंट है। हरीश, दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर अदर ऑल ओवर अदर लैंग्वेजेस। तो ये भी सही नहीं है दोस्तों कि इंग्लिश को हमने बाकी लैंग्वेज के ऊपर में इम्पोज किया है, फोर्स किया है। अगेन यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि वी ऑल हैव द फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, कि हम जैसा जिस लैंग्वेज में बात करना चाहें, लिखना चाहें, है ना, हम उसको कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो बेस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है वो है संगीता का जो स्टेटमेंट है वो बाकियों के स्टेटमेंट से काफी ज्यादा बेहतर है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, फेडरल गवर्नमेंट के कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, a few subjects in various list of the Indian Constitution are given here. Group them under the union, state and concurrent list as provided in the given table below, है ना। तो यहाँ पर कई सारे आपको सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं हाईलाइटर के माध्यम से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूनियन लिस्ट के लिए यूज कर रहा हूँ येलो कलर, तो डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आ जाएगा आपका, और इसके अलावा आपका आ जाएगा पुलिस नहीं आएगा, एग्रीकल्चर नहीं आएगा, एजुकेशन जो है वो नहीं आएगा, बैंकिंग विल डेफिनेटली कम एज वेल एज कम्युनिकेशन विल कम, है ना। तो तीन चीज़ें जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आ जाएंगी। अब स्टेट लिस्ट को हम टिक करते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ पर स्टेट में पुलिस आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, आपका ट्रेड आ जाएगा। दिस थ्री विल कम अंडर दी स्टेट लिस्ट। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट है उसको पिंक कलर से कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ जाएगा, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज आएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट इस वाले स्लाइड में हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे इसको हमको बेसिकली मैच करना है, मैच दी कॉलम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्टेट लिस्ट होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेटली यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, इस वाले को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टेट लिस्ट, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर यूनियन लिस्ट सही है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट है। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर रेसिडेंसी को मैनेज नहीं करती, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर नॉट करेक्टली, तो नॉट करेक्टली कौन सा है, ये डी वाला है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट रेसिडेंसी पावर्स को मैनेज नहीं करती। इसको भी कौन मैनेज करता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम बेसिकली मैच द कॉलम से ही करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया में बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे। स्टेट्स में कौन आएगा भाई, स्टेट्स में आएगा आपके गवर्नर साहब आएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन आएंगे, मेयर साहब आएंगे। और ग्राम पंचायत में कौन आएंगे दोस्तों, सरपंच साहब आएंगे, है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट्स को हम, इन सभी स्टेटमेंट्स को हमको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है। यहाँ पर आप देखिए, इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड, है ना। तो पावर को बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर डिमार्केट किया गया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखेंगे, सेकेंड है, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारे देश में जो सब्जेक्ट्स है उसको बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नमेंट की क्या सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। श्रीलंका फेडरल कंट्री नहीं है, श्रीलंका एक यूनिटरी कंट्री है दोस्तों,
ओके तो ये सी वाला तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। उसके बाद इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये भी दोस्तों सही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है तो इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री। ये कौन सी बात हुई भाई, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ए एंड बी है। तो इस तरीके से जो सी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठता है दोस्तों, है ना। अब ये तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो आगे दोस्तों हम यहां पर बढ़ेंगे, है ना, आगे यहां पर हम जो बढ़ते हैं तो इसमें अब जो नेक्स्ट हम पार्ट है पार्ट नंबर 5, उसमें हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं हमारा अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल हम कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को उसमें डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत ही कंप्लीट तरीके से समझा है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको सॉल्यूशन बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।